हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं GIS NCERT। दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं कक्षा 8 के गणित विषय के अध्याय 15 को, जिसका नाम है आलेखों से परिचय। इस अध्याय के अंदर हम आलेखों को समझेंगे। आलेख कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, और साथ ही हल करेंगे इसकी पहली प्रश्नावली 15.1 के कुछ क्वेश्चंस को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इन दो क्वेश्चनों को भी आज हम इस वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है इसमें भूमिका। क्या आपने समाचार पत्रों, दूरदर्शन, मैगजीन, पुस्तकों आदि में आलेख देखे हैं? आलेखों का उद्देश्य संख्यात्मक तथ्यों को चित्रों द्वारा दिखाना है, जिससे वे शीघ्र, आसानी व स्पष्टता से समझे जा सकें। इस प्रकार आलेख एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन है। आलेख क्या है? एकत्रित आंकड़ों का चित्रों द्वारा प्रदर्शन, मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उनको चित्रों द्वारा जो दर्शाया जाता है उसको आलेख कहते हैं। आंकड़ों को तालिका द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। जो डेटा है, आंकड़े हैं, उनको हम टेबल बना के भी दिखा सकते हैं। अपितु आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम आलेख बनाते हैं, आलेखों से यानी कि ग्राफ से समझना काफ़ी ईजी हो जाता है। आंकड़ों का रुझान या उनकी तुलना दिखाने के लिए तो ये बहुत ही उपयुक्त होते हैं। अगर हमें आंकड़ों का रुझान देखना है या उनकी तुलना करनी है हमें, तो आलेख काफ़ी उपयुक्त होते हैं। बहुत ही ईजी हम कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं आलेखों को देख करके। ठीक है, हम अब तक अनेक प्रकार के आलेख देख चुके हैं, आइए उनको याद कर लें। इससे पहली क्लास में हमने काफ़ी आलेख पढ़े हैं, तो उन्हीं को यहाँ पे दोबारा से हमें एक बार रिवाइज करना है अच्छे से। ठीक है, दोबारा से समझना है, तो चलिए उनको समझते हैं। ये देखिए, सबसे पहले है दंड आलेख, बार ग्राफ। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, अनु है, उसके द्वारा 3 सत्रीय परीक्षाओं के गणित में प्राप्तांकों को यहाँ पे दर्शा रहा है ये एक दंडालेख। मतलब उसके गणित में अंक दिए गए हैं 3 सत्र में, 3 सेशन में उसके टेस्ट वगैरह हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इस आकृति में। यह है अवधि और यह है प्राप्तांक, गणित में कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अवधि में तो पहला सत्र है, फिर दूसरा सत्र है, तीसरा सत्र है, इस तरीके से टेस्ट हुए हैं उसके, तो उनमें नंबर कितने कितने आ रहे हैं उसके बारे में है। तो यहाँ पे आप देख के समझ सकते हो कि जो पहला सत्र था उसमें कितने नंबर आए उसके, यहाँ से आप मैच करा सकते हो। 20 और ये इधर बीच में क्या होगा, 25। 20 और 30 के बीच में है तो 25 नंबर आए उसके पहले वाले टेस्ट में। फिर दूसरा टेस्ट हुआ, 30 नंबर आए, बड़े हैं। ठीक है, फिर तीसरा टेस्ट हुआ 40 और 50 के बीच में, यानी कि 45 नंबर आए हैं। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि उसका ग्राफ बढ़ने पे है, धीरे धीरे उसके नंबर बढ़ रहे हैं। ये देखिए बार ग्राफ है या दंड आलेख हम इसको कह सकते हैं। ये आपने पहले ही पढ़ा था और ये हमारा ये रिवाइज हो गया। ठीक है, अभी जो आपने दंड आलेख देखा वो सिंगल वाला दंड आलेख था। ठीक है, लेकिन अब जो आपके सामने ये डबल वाला दंड आलेख है, इसमें दो दो सूचनाएं एक ही टाइम पे दिखाई जा रही है। यहाँ पे 2 दिन है, एक सोमवार का दिन है, एक मंगलवार का दिन है। सोमवार के दिन का जो दंड आलेख है उसको थोड़ा डार्क कलर में दर्शाया गया है, और जो मंगलवार के दिन का जो दंड आलेख है उसको थोड़ा लाइट कलर में से दर्शाया गया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे ये है बिक्री किलोग्राम में, और यहाँ पर है फल। ठीक, अब यहाँ पर जो इनके बीच में गैप लिया जा रहा है, ऐसे 5-5 का गैप है। ठीक है, 0 से 5। अगर मैं बीच वाली लाइन को देखूंगा तो ये कितनी हो जाएगी, 2.5। ठीक है, 0, 2.5, फिर 5, फिर 2.5 ऐड होगा, फिर 2.5, इस तरीके से चल रहा है। मतलब 2.5 की लाइन चल रही है बीच में ना, जो ये डंडा है 2.5 पे आके रुक रहा है, ये 2.5, 2.5 इस तरीके से। अब हम देखेंगे जो ये आम है, सोमवार वाले दिन देखेंगे कितना बिका है। तो ये देखिए 15 और 20 के बीच में है, यानी 15 तो ये हो गया और 2.5 और ऐड हो जाएगा, 17.5 किलोग्राम। ठीक, अब यही आम मंगलवार को कितना बिका, ये देखो 20 और 25 के बीच में, यानी कि 20 तो ये हो गया और 2.5 इसमें और ऐड कर दो, 22.5 किलो। सोमवार के दिन आम बिका है 17.5 किलो, जबकि मंगलवार के दिन थोड़ा ज़्यादा बिका है। ठीक है, ऐसे ही सेब सोमवार के दिन थोड़ा कम बिका है, मंगलवार को ज़्यादा हो गया। संतरा सोमवार को कम बिका है, मंगलवार को ज़्यादा हो गया। पपीता सोमवार को भी उतना ही बिका है, मंगलवार को भी उतना ही बिका है। कैसे पता चला, बार ग्राफ देखो। ठीक है, सीधा सीधा। केला सोमवार को ज़्यादा बिका है, मंगलवार को थोड़ा कम बिका है।
ठीक है, तो इस तरीके से देखो हमें जानकारी मिल रही है इस दंडालेख को देख करके, और ये डबल वाला दंडालेख है। ठीक है, तो इस प्रकार के दंडालेख होते हैं। अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए ये है वृत्त चित्र, वृत्त आलेख या पाई ग्राफ या पाई चार्ट। तो ये आप देख सकते हैं पाई चार्ट है ये, और ये भी आंकड़ों को दर्शाने के काम आता है। यहाँ पर चैनल के दर्शकों की प्रतिशतता यहाँ पे दर्शाई जा रही है कि कितने प्रतिशत लोग कौन सा चैनल देखते हैं। मनोरंजन चैनल देखते हैं 50% लोग, जो मनोरंजन वाला चैनल होता है, एंटरटेनमेंट वाला। सूचनात्मक जो चैनल होते हैं इन्फॉर्मेशन वाले, वो 10% लोग देखते हैं। समाचार 15% लोग देखते हैं, और खेल 25% लोग देखते हैं। तो देखो इस पाई चार्ट में ये सूचना यहाँ पे दर्शाई जा रही है, ये जानकारी दिखाई जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके के पाई चार्ट होते हैं। अब आगे समझते हैं। अब देखिए ये है आयत चित्र, इसको हम हिस्टोग्राम भी बोलते हैं। ठीक है, ये भी सूचना दर्शाने का काम आता है, ये भी आपने पहले देखा होगा लास्ट ईयर। ठीक है, ये क्या करता है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का डेटा है जिसमें गैप आ रहा है इस तरीके से, जैसे यहाँ पर भार दे दिया किलोग्राम में, यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या दे दी, 40 से 45 किलोग्राम भार है 4 लोगों का, 45 से 50 किलोग्राम भार है 12 लोगों का। ठीक है, इस तरीके से डेटा दे दिया है। तो ऐसे डेटा को हिस्टोग्राम यानी कि आयत चित्र के द्वारा शो किया जाता है। ठीक है, इसको ऐसे बनाया जाता है। देखो यहाँ पर तो दे दिया भार किलोग्राम में, और यहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या। ठीक, तो क्योंकि हमें पता है कि 40 किलोग्राम से कम तो किसी का भार नहीं है, तो 40 से 45, 50, 55, 60 इस हिसाब से हमने 5-5 के गैप पे ले लिया। जैसे यहाँ पर भी 5-5 के गैप पे दिया गया था। ठीक है, तो 65 तक दिखाया गया है, तो लगभग हमने 70 तक यहाँ पे लिख लिया है ये भार। ठीक, और शुरू में हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़नी है, एक जिगजैग लाइन है ना ये टेढ़ी। इसका मतलब है कि 40 से पहले और भी थे, 40 और 0 के बीच में, उनको हमने गायब कर दिया। इस टेढ़ी लाइन को खींच करके उनको हमने छोड़ दिया, उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, नहीं तो फिर बहुत सारा लिखना पड़ता है, बहुत लंबी लाइन आ जाती है, इस तरीके से गैप आ जाता बीच में। तो ये जिगजैग लाइन से उसको हम छोड़ सकते हैं। कि लिखा हुआ भी है यहाँ पे कि यह रेखा प्रयोग की गई है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा, जो यह बताती है कि क्षैतिज अक्ष पर हमने 0 से 30 तक की संख्याएं नहीं दिखाई हैं। इसका मतलब ये हो गया, उनको हमने छोड़ दिया 0 से 30 तक की संख्याओं को। तो अब देखो 40 से 50 तक जो वेट है, किलोग्राम भार है किसी व्यक्ति का, कितने हैं वे, 4 लोग हैं। फिर 45 से 50 तक कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ही बनेगा। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, ये मिले हुए रहेंगे आपस में, ऐसे ना अलग नहीं होंगे, साथ साथ रहेंगे ऐसे करके। तो इसे बोलते हैं हम आयत चित्र या हिस्टोग्राम। ठीक है, अब इसमें आगे देखते हैं। अब देखिए ये है रेखा आलेख, इसको इंग्लिश में लाइन ग्राफ भी बोलते हैं। तो इससे भी हम डेटा को शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक डेटा दिया गया है, समय है यहाँ पर, और यहाँ पर है तापमान। सुबह 6 बजे का तापमान इतना है, 10 बजे का इतना, दोपहर 2 बजे का इतना, और 6 बजे शाम का इतना। इसको शो करना है हमें एक लाइन ग्राफ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, समय ये रहा, यहाँ पे तापमान ले लिया इस तरीके से। तो 6 बजे देखो, ये 6 बजे है, तापमान कितना था, 37 डिग्री। तो देखो 36 और 38 के बीच में 37 डिग्री हो गया। तो आपको क्या करना है, इस जगह पे पॉइंट लगाना है ऐसे। फिर 10 बजे तापमान कितना था, 40 डिग्री। 2 बजे कितना था, 38। 6 बजे कितना था, 35 डिग्री। तो ये पॉइंट्स आ गए, अब इनको मिला देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से लाइन ग्राफ आ चुका है। ठीक है, रेखा ग्राफ आ चुका है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हमारे पास कुछ ग्राफ थे जो हमने एक बार फिर से रिवाइज़ किए हैं। इनको आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है। ठीक है, बाकी अब हम इसकी प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसकी प्रश्नावली को देखते हैं अब। ये देखिए ये प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें दिया गया है, निम्न आलेख किसी अस्पताल में एक रोगी का प्रति घंटे लिया गया तापमान दर्शाता है। ये जो यहाँ पे आलेख दिया गया है, ये किसी रोगी का प्रत्येक घंटे जो टेम्परेचर है उसको दर्शा रहा है। हर घंटे उसकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है वो ये बता रहा है, जो हमारे पास ये आलेख है। इसमें पॉइंट ए है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। बी पॉइंट है, रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, उनके हमें आंसर देने हैं। ई तक ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है, जैसे ही क्वेश्चन में कहा गया है, सबसे पहला पॉइंट है, रोगी का तापमान 1 बजे दोपहर क्या था। 1 बजे का टेम्परेचर देखना है क्या था उसका। तो आप देख सकते हैं एक कहाँ पर है, ये रहा दोपहर 1 बजे। इसमें देखो सीधा ऊपर जाओ, ये पॉइंट आया, इस पॉइंट के सामने देखो कौन सी लाइन आ रही है, ये। तो ये 36 और 37 के बीच का टेम्परेचर है।
तो ये हो गया 36.5, ठीक है, 36.5। तो यही इसका आंसर हो गया कि 1 बजे दोपहर रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब देखते इसका बी पॉइंट। बी पॉइंट में है कि रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस कब था। तो सबसे पहले हम तापमान पे जाएंगे, 38.5 डिग्री देखना है हमें। तो 38 तो ये रहा, तो इससे थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाओ, थोड़ा आगे जाओ, ये है 38.5 यहाँ पर। तो ये तापमान कब था, इसको यहाँ पे लाओ सीधा, इस पॉइंट पे आ गए हम। इस पॉइंट को देखो किस टाइमिंग पे जा रहा है, ये है दोपहर 12 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया दोपहर 12 बजे रोगी का तापमान 38.5 डिग्री सेल्सियस था। अब इसका सी पॉइंट देखते हैं ऐसे ही। सी पॉइंट में है कि इस पूरे अंतराल में रोगी का तापमान 2 बार एक समान ही था। ये 2 समय क्या क्या थे। इसका टेम्परेचर 2 बार एक समान है, तो वो 2 समय बताने में क्या क्या था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी वही टेम्परेचर है, यहाँ पर भी वही टेम्परेचर है, 36.5 डिग्री। तो कौन से 2 समय में ऐसा हुआ है, दोपहर 1 बजे और दोपहर 2 बजे समान उसका तापमान था। तो इसका आंसर आ जाएगा कि दोपहर 1 और 2 बजे रोगी का तापमान एक समान ही था, ठीक है। अब देखते हैं इसका डी पॉइंट। डी पॉइंट में पूछ रहा है कि 1:30 बजे दोपहर को रोगी का तापमान क्या था। इस निष्कर्ष पर आप कैसे पहुँचे। अब 1:30 बजे तो यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, 1 है या 2 है या 3 है, तो 1:30 कैसे मिलेगा, 1 और 2 के बीच में ये वाला, ठीक है। तो ये वाला तापमान आपको देखना है कि 1:30 बजे तापमान कितना है। तो आपको क्या करना है, सीधा यहाँ से ऊपर आना है और देखना है कहाँ पे पॉइंट, इस लाइन पे, यानी कि सेम यही टेम्परेचर है। ये कितना टेम्परेचर है, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो डी पॉइंट का आंसर भी कितना हो जाएगा, 36.5 डिग्री सेल्सियस। तो हम कह सकते हैं कि 1:30 बजे दोपहर को रोगी का तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस था। और इस निष्कर्ष पर हम कैसे पहुँचे, दोपहर 1 बजे और 2 बजे के बीच रोगी का तापमान स्थिर था, क्योंकि हमें पता है 1 और 2 के बीच में तापमान स्थिर था, बिल्कुल इसका कांस्टेंट, ठीक है। तो जो 1 और 2 बजे तापमान था वही 1:30 बजे भी रहेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका ई पॉइंट। ई पॉइंट में क्या है कि किन अंतरालों में रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, कहाँ पर उसका तापमान बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो 10 और 11 के बीच का ये टाइम है जिसमें तापमान उसका साफ साफ बढ़ते हुए दिख रहा है। तो सुबह 9 बजे से 11 बजे तक रोगी का तापमान बढ़ने का रुझान दर्शाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से करना था। अब देखते हैं इसका दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए यह दूसरा क्वेश्चन। इसमें कहा गया है कि एक निर्माता कंपनी की विभिन्न वर्षों में की गई बिक्री निम्न आलेख द्वारा दर्शाई गई है। ए पॉइंट है फर्स्ट, वर्ष 2002 में, फिर है सेकंड पॉइंट वर्ष 2006 में कितनी बिक्री थी, फिर बी पॉइंट है वर्ष 2003 में, और फिर वर्ष 2005 में कितनी बिक्री थी, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 पॉइंट और है, सी और डी। इन सब के आंसर देखने इस आलेख को देख करके, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। पहला जो इसका पॉइंट है ए, इसमें भी वर्ष 2002 में पूछी बिक्री कितनी थी। तो 2002 ये रहा, ये देखिए बिक्री कितनी थी, यह है 4 करोड़ रुपए की। तो ये इसका आंसर हो गया। फिर ए पॉइंट में ही सेकंड पॉइंट है 2006 में बिक्री बतानी है, यह है 2006। इसमें देखो कितनी बिक्री है, 8 करोड़ रुपए की, ठीक है। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। अब देखिए बी पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट है वर्ष 2003 में कितनी बिक्री थी और 2005 में। 3 में कितनी थी, ये 3 है, देखो ऊपर सीधा, ये है 7 करोड़ की। 6 और 8 के बीच में कितना है, 7। तो 7 करोड़ की बिक्री थी। फिर 2005 में देखो कितनी है, ऐसे ही ये आ जाओ आप, 10 करोड़ की बिक्री थी, ठीक है। तो सीधा सीधा पता चल रहा है देख करके। फिर है सी पॉइंट वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में कितना अंतर था। 2002 की बिक्री देखो 4 करोड़, फिर 2006 की बिक्री देखो 8 करोड़। इन दोनों में कितना अंतर है, अंतर मतलब इनको घटाओ, बड़े में से छोटे को घटाओ। 8 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 करोड़। तो यहाँ पर ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। ये देखिए वर्ष 2002 तथा वर्ष 2006 की बिक्रियों में अंतर, 8 करोड़ में से 4 करोड़ घटाया तो 4 करोड़ था, ठीक है। अब देखिए इसका डी पॉइंट है, किस अंतराल में बिक्रियों का यह अंतर सबसे अधिक था। सबसे ज़्यादा अंतर किस समय आया बिक्रियों में, वो अंतराल कौन सा है। तो आप देख सकते हैं 2004 और 2005, इनमें बहुत अंतर है, देखो एकदम से बढ़ा है यहाँ पे, ठीक है। तो 2004 और 2005 में सबसे बड़ा अंतर है। कैसे पता करेंगे,
2004 में देखो 6 करोड़ है, 2005 में 10 करोड़ हो गया, तो 6 करोड़ का अंतर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्ष 2004 तथा 2005 में बिक्रियों का अंतर सबसे अधिक था और यह अंतर 10 करोड़ माइनस 6 करोड़ बराबर 4 करोड़ का अंतर था। ठीक है, 4 करोड़ का गैप आ रहा है। ये आप ऐसे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी कहाँ हो रही है, ये सबसे ज़्यादा हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अंतर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो ग्राफ के माध्यम से आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी के जो क्वेश्चन है वो करेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना अपने दोस्तों में, शेयर भी करना और कमेंट भी करके बताना वीडियो आपको कैसी लगी है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैं आगे भी ऐसी एजुकेशन वीडियो आप सबके लिए लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।